हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका टीचर अध्ययन आया आपको पढ़ाने क्लास 8 साइंस मिशन बुक का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट नंबर 2। और अगर ये पार्ट नंबर 2 है, इसका मतलब मैंने पार्ट 1 में अच्छा खासा पढ़ा दिया होगा। अगर आपने नहीं देखी तो देख लो जाके वीडियो, और इस वीडियो को भी पूरा देख लेना ताकि आपको अच्छे से भीड़ में पड़ जाए कि कैसे हमारा पेट्रोलियम से पेट्रोल बना। इस वीडियो में तो मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा। समझना है तो वीडियो अच्छे से देख लो, एकदम मज़े से बैठ के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो लेट्स बिगिन। शुरुआत होती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड फ्यूल। मैंने आपको फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बता रखा है पिछले वीडियो में, नहीं पता जाके पिछली वीडियो देख लो अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मेरे दोस्तों, है ना। अब ये लिक्विड में होता है फ्यूल, और इसकी बाकी हमारा कोल और बाकी सारे हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो थे वो सॉलिड फॉर्म में थे, लेकिन पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, कच्चा तेल। क्रूड का मतलब कच्चा, है ना। इट इज़ थिक। ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, मतलब कि ऐसे पानी होता है ना, हम लोग ऐसे फेंकते तो इसको गिराते तो फिर पतली धारा में जाता है ना, लेकिन अगर आप इसको गिराओगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटी धारा में जाएगा, ऐसे लाइन सी चेन बना के जाएगा, क्योंकि इसके जो एटम्स हैं ये एक दूसरे का अच्छे से कंबाइन होते हैं। अब एटम्स के बारे में अच्छे से पढ़ना तो चैप्टर 4 भी पढ़ लेना मेरा, मैंने वीडियो बना रखी है, पूरा चैप्टर बना रखा है, आराम से मन लगा के बैठ के पढ़ लेना, है ना। इट इज़ आगे है विस्कस। विस्कस मतलब चिपचिपा सा ब्लैक लिक्विड। ब्लैक कलर का लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल, और बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल, अच्छी नहीं लगती, बहुत गंदी स्मेल, है ना। फाउंड यूजुअली इन पूल्स अलॉन्ग द रॉक्स। पूल में जैसे पूल की तरह फाउंड होता है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है ना, यहाँ ग्रे कलर के रॉक और उसके साइड में पानी का जैसे जैसे दिख रहा है ना पूल, है ना, वैसा ही है ये पेट्रोलियम का, है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। दी वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेट्रा, है ना। और इसको जो जो ये वर्ड है पेट्रोलियम, ये वर्ड कहाँ से है? ग्रीक वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक और लैटिन वर्ड ओलियम मीनिंग ऑयल, है ना। दी वर्ड पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, है ना। और ये जो हमें पेट्रोलियम मिलता है ना, डीप अंडर दी अर्थ, मतलब कि बहुत ज़्यादा अंदर, अर्थ के बहुत ज़्यादा अंदर से मिलता है हमें, ठीक है। हाँ, तो आगे हमारा सिंस इट इज़ फाउंड ट्रैप्ड इन बिटवीन रॉक्स, तो जबकि ये ट्रैप्ड मिलता है रॉक्स के अंदर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अंडर द अर्थ, मतलब कि वनरेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, है ना। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो हमें अर्थ के अंदर से मिलता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस में से एक है। अब देखो, अर्थ के अंदर से हमें डायमंड मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, प्लैटिनम मिलता है, हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, मटेरियल्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी सॉइल के अंदर से मिले सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक ये आता है पेट्रोलियम, जिसको हम गाड़ी में डाल के बुझा देते हैं, एक बार में जो मिट जाता है, ऐसा ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ब्लैक गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के दाम में मिलता है ना। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यह मिक्सचर है कंपाउंड्स का कार्बन और हाइड्रोजन के। द हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम इज a natural exhaustible resource of fuel and is insoluble in water. जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके, है ना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन, है ना। इसका जो हाइड्रोकार्बन से बनता है ये, है ना। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? जो ख़त्म हो सकते हैं और फिर इनको फिर से जनरेट होने में, फिर से बनने में करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे, है ना। और इनएग्जॉस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होते, जो हमें मिलते रहेंगे चाहे आप कितना भी यूज़ कर लो, या तो ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करो तब जाके थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकते हैं ये, है ना। उन रिसोर्सेज में आते हैं जैसे सनलाइट होती है ना। सनलाइट अब ऐसा तो है नहीं कि हमने पूरे दिन सनलाइट यूज़ की तो फिर अगले दिन हमें सनलाइट नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, आगे है हमारा फ्यूल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में क्योंकि ऑलरेडी एक वाटर का फॉर्म होता है ना। थिक होता है, इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इस वजह से ये दोनों मिक्स नहीं होते। इट फ्लोट्स ऑन वाटर बीइंग लेस डेंस देन वाटर।
ये फ्लोट करता है वाटर पे क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। आगे आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। भाई आखिरकार ये पेट्रोलियम बना कैसे? इट इज़ बिलीव्ड दैट पेट्रोलियम, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं, इट इज़ डिकेड रिमेन्स ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट वर फॉर्म्ड इन शैलो सीज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हमारा वो कैसे बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स, वैसे ही पेट्रोलियम भी बना था, एकदम डिट्टो। Tiny organisms died from time to time and sank in the bottom of sea. बस फ़र्क ये है कि जो पेट्रोलियम है ये उन ऑर्गेनिज्म से बना था, जैसे कि अब मान लो एक फिश है ना, उसकी उम्र हो गई और वो मर गई है ना। अब एक बार वो मर गई है ना, तो अब वो कहाँ जाएगी? उसकी लाश कहाँ जाएगी? वो नीचे, पानी के नीचे है ना, नीचे जाती रहेगी है ना। फिर वो पहुंच जाएगी एक जगह पर। कहाँ पहुंचेगी वो? एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएगी, ये इसकी मैं आपको बताता हूँ। अब हमारी फिश है ना, वो मान लो लास्ट पे पहुंच गई, लास्ट में जाके है ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दिन में मर गए है ना, वो सारे एक नीचे जाके मर गए है ना, और नीचे जाके डूब गए है ना। अब जब वो डूब के ऐसे नीचे ऐसे उनकी लाशें पलट गई है ना, फिर कई साल हुए, कभी बारिश आई, कभी तूफान आए, कभी आंधी आई, उसमें से जो मिट्टी है और मिट्टी आती गई है ना, और डेड रिमेन्स आते गए, उनको दबाते गए है ना। फिर मिट्टी उनके ऊपर आई है ना, फिर वो नीचे दब गए है ना। दबने की वजह से ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो ऐसे तरीके से सड़े कि उनके जो डेड रिमेन्स है ना, वो पानी से स्टिकी लिक्विड में बदल गए, जिसको हम आज पेट्रोलियम कहते हैं। समझ आ गया ना? हाँ, आगे यहाँ पर हमारा these dead organisms got covered under the layers of clay and silt brought down by the rivers, and time to time the remains of these organisms got trapped under the layer of silt in an atmosphere devoid of air. Devoid मतलब कि जहाँ air नहीं थी. They got decomposed into simple hydrocarbons, forming petroleum by anaerobic bacteria acting upon them in the absence of air, and due to heat and pressure from above. Gradually the soil from the layers of shale, slate-like layers of rocks formed by the deposition of layers of silt. Silt क्या होता है? कंकड़, पत्थर, थोड़ी सी मिट्टी के टुकड़े, वैसे हैं, squeezed out and flowed to form a pool of crude oil on impervious rocks. अच्छी लगी ना स्टोरी है ना? लगी हो तो लाइक कर देना, ठोक देना एक, लेकिन पूरी वीडियो सुन के है ना, पूरी वीडियो सुननी है फिर ठोकना है, सही है ना? हाँ, तो यहाँ पर हमें ये बता रखा है कि स्क्वीज किया जाता है, स्क्वीज एंड फ्लोड, ये फ्लो हो गया ये है ना, टू फॉर्म अ पूल ऑफ क्रूड ऑयल, और इस क्या बनाया? कच्चा तेल है ना। और अब आप बोलोगे कि सर ये जो हमें ये मिलता है, ये तो हमें जो पेट्रोलियम होता है, हमने जो देखा है कि जो यहाँ अरब जैसे देश हैं जहाँ डेजर्ट ही डेजर्ट है, वहाँ पर भी है ना, वहाँ तो पानी दिखता नहीं, हमें सीज तो दिखती नहीं, ऐसा क्यों है ना भाई? कभी वहाँ पर रिवर सीज वगैरह हुआ करती थी, लेकिन कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वहाँ से वो जगह वहाँ से सी हमारा ओशन वगैरह हट गया, और फिर वहाँ के जो मिट्टी खोद के निकालने में हमें क्रूड ऑयल मिला। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, हमें कैसे पता चलता है कि पेट्रोलियम इस जगह पर है, और हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब कि मिट्टी के अंदर से निकालते कैसे हैं? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर नॉट फाउंड एट ऑल द प्लेसेस and are found only in certain areas of earth. It is abundantly available from oil wells in Middle East countries like Kuwait, Saudi Arabia, Iraq, Iran and other Gulf countries.
America itself is a big oil producing country, so it is imports oil from the Middle East countries. In India, Assam, Gujarat, Maharashtra, offshore Mumbai high, and the Godavari and Krishna river basins have oil and gas yielding wells. अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने वेल्स का यूज़ किया है ना, कुएं। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या यहाँ पर कुएं बना रखे हैं जिनके अंदर ऑयल मिलता है और फिर हम लोग उनको बाल्टी से निकाल के यूज़ करते हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे देखो, यहाँ पर इसकी पाइप्स डेवलप कर रखी हैं। यहाँ पर क्या पाइप दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आईफेल टावर के नीचे से पाइप निकलती हुई दिख रही है ना। हाँ, तो बस ये जो पाइप्स है ना, इनको ये वेल्स कहते हैं, क्योंकि अभी हमें तो छोटी छोटी पाइप दिख रही है, लेकिन वो वहाँ की वेल्स मानी जाती हैं। क्योंकि जो ये आपको ऊपर आईफेल टावर कुछ दिख रहा है ना, ये चेन होती है, एक ऐसी चेन होती है जो इसको खोदने में मदद करती है, पहले गड्ढे को, फिर वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में मदद करती है। अब यहाँ पर गड्ढा खोदा, यहाँ जो पेट्रोलियम है ना, इसको निकाला, और जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पूल सा बन रखा है ना। हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, इनमें होल होते हैं छोटे छोटे, उन छोटे छोटे होल के अंदर एकदम चुटकू सी बूंदें होती हैं पेट्रोलियम की, है ना। लेकिन वहाँ पर एयर नहीं होती, तो जैसे हम लोग उसमें क्रैक करेंगे, क्रैक आएगा कि हम लोग उस पर हथौड़ा मारा है ना, वहाँ पर क्रैक हो गया पत्थर में, है ना, तो उस वजह से एयर का एब्सेंस होती है। फिर अगर एक बूंद में बाहर निकले तो सारी बूंदें प्रेशर से बाहर निकलेंगी, है ना। ये आपको आगे जाके फिजिक्स में आएगी ये कॉन्सेप्ट, अभी मैं समझा दूंगा, तो फिर बाद की क्लास का मजा कहाँ, है ना। हाँ, तो आगे हमारा यहाँ पर बता रखा है कि काफ़ी बहुत मतलब कि सारे के सारे अर्थ में हर जगह पर नहीं मिलता पेट्रोल, सिर्फ कुछ जगहों में मिलता है, क्योंकि ओशन तो वही कहीं कहीं पर था ना, अब हर जगह थोड़ी ओशन था, है ना। हाँ, तो कुछ कंट्रीज़ में मिलता है, जैसे कि अमेरिका, गुल्फ कंट्रीज़, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, है ना, ऐसी कंट्रीज़ में मिलता है जहाँ पर इन लोगों ने ऐसे वेल्स बना रखे, जैसे मैंने आपको बताया ना। हाँ, उसके बाद इंडिया में भी काफ़ी हमारे जगहों में मिलता है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, ऑफशोर मुंबई में, लगी जहाँ पर मुंबई में जैसे कि समुद्र की जगह है ना, उसके थोड़ा सा दूर, जैसे कि थोड़ा सा आगे के रीजन में जाओगे तो वहाँ ऑफशोर मुंबई हाई कहेंगे उसको, है ना। गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन, बल्कि जहाँ से गोदावरी और कृष्णा रिवर ओरिजिनेट करते हैं ना, बल्कि जहाँ से निकलते हैं वो, है ना, उसके बेस में, उस जगह के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी कुछ जगहें हैं, है ना। उसके बाद एंड ऑयल एंड गैस यील्डिंग वेल्स, है ना, इनके पास ऑयल एंड गैस यील्डिंग वेल्स हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर सिर्फ ऑयल तो दिखा नहीं रखा कि ऑयल पेट्रोलियम नहीं है, यहाँ पर गैस का भी दिखा रखा है ना। उसके बाद पत्थर तक जाते हुए भी दिखा रखा है ना। वैसे होता है जैसे कि यहाँ पत्थर में दिख रहा है काला काला, ऐसे हो सकता है वो पेट्रोलियम ही हो, है ना। तो अभी बुक में तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिए, कुछ रहो, है ना। हाँ, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ। हाँ, आगे है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम आइडेंटिफाइड प्लेसेस होल्स आर डग डीप इनटू द रॉक्स अंडर द सॉइल विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स कॉल्ड ड्रिलिंग रिंग्स। ड्रिलिंग रिंग इज अ huge structure with a heavy rotating shaft with sharp bits. At the end of the shaft, the bit cuts into the rock material and may reach a reservoir of oil and gas. The crude oil has to be refined in oil refineries and separating the different compounds from the crude oil mixture. अब कहानी तो सुना दी, इसका मतलब सुना दो, है ना। अब पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करना भी कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए पहले गड्ढे खोदने पड़ते हैं डीप अंडर दी अर्थ, मतलब कि अर्थ के बहुत ज़्यादा निचले हिस्से तक, है ना। और जो गड्ढे खोदते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग रिग्स। रिग्स RIGS, नॉट RINGS नहीं है, RIGS होता है ना। और ये एक ह्यूज मशीन होती है जिसकी वो मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा, कैसे एग्जांपल दूँ, कील देखिए ना, कील, स्क्रू देखा है ना, स्क्रू के ऊपर होती है ना ऐसे लाइंस होती है, अंदर से गड्ढा गड्ढा सा लगता है ना। तो बस वैसा ही होता है वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बल्कि मान लो किसी स्क्रू को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, एकदम जिगिंटा मैक्स कर दिया, है ना, और उसको ऐसे गड्ढे के अंदर ऐसे स्क्रू, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन उसको ड्रिल करती जाती है ना अंदर अंदर, है ना, वैसे ही करती है, एकदम वैसे ही होता है ना। और चलो फिर आगे देखते हैं। और हाँ, यहाँ रिफाइनरी के बारे में तो बताना भूल ही गया, है ना। अब जो क्रूड ऑयल होता है ना, ये क्रूड ऑयल, अब
मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल को हम थोड़ा सा हाथ लगाते हैं और इसको पेट्रोल बना देते हैं, पेट्रोलियम को। हाँ, तो वो उससे पेट्रोल ही नहीं बनता, वो और भी बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट होता है जब हम इसको सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। और इस रिफाइनिंग का प्रोसेस जिस जगह पर होता है उसको हम कहते हैं ऑयल रिफाइनरी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे देखिए। हाँ, तो अब आ गए हैं हम लोग छेड़छाड़ वाले हिस्से पे कि हमने पेट्रोलियम को छेड़छाड़ करके कैसा कैसा बना दिया। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब मैं सोच रहा हूँ आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसाता, मैं आपको सीधे इस डायग्राम से ही समझा देता हूँ, है ना। अब आपने यहाँ डायग्राम में कुछ ये सिलेंडर सा स्ट्रक्चर देख लिया, है ना। अब इसमें से कुछ पाइप निकलती हुई भी देख ली, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हीटेड क्रूड ऑयल नाम से। इस पाइप के अंदर से क्रूड ऑयल घुसेड़ा जाता है यहाँ पर, है ना। हाँ, फिर बाकी की जगह से स्टीम घुसाई जाती है अंदर, है ना। और क्रूड ऑयल और स्टीम को घुसा के अब जितनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फिर जितनी ज़्यादा अलग अलग उसका करते हैं उतना अलग अलग मिलता है हमें मटेरियल, है ना। अब जब हम इसको अंदर डालेंगे हीटेड क्रूड ऑयल को, है ना, तो सबसे पहले निकलेगा हमारा हैवी ऑयल, है ना। हैवी ऑयल किसी और काम आएगा, कैरोसिन निकलेगा फिर बाद में। कैरोसिन जैसे कि मैंने आपको पीछे बता रखा था पिछली वीडियो में, कैरोसिन किस काम आता है। फिर मिलेगा हमें लाइट ऑयल। फिर हमें और आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा गैसोलीन, पेट्रोल एंड नैफ्टा। मतलब सबसे ज़्यादा रिफाइन करने में मिलता है, तो तभी इतना महंगा आता है, वरना रिफाइनिंग के ना रिफाइन करो तो बहुत सस्ता मिल जाएगा क्रूड ऑयल आपको, है ना। और ये प्रोसेस भी बहुत महंगी होती है। इसको यहाँ तो आपको छोटी सी ट्यूब दिख रही होगी, लेकिन वहाँ अगर आप उसकी कंपनी में जाओगे तो इतनी बड़े बड़े ट्यूब्स होंगे कि आप देख कर चक्कर खा जाओगे, है ना। रेजिड्यू क्या होता है, जो उसका गंद माल निकलेगा ना, जो इसका गंदगी निकलेगी वो सारी इससे बाहर निकल जाएगी इस पाइप में से, है ना। तो ऐसे से पूरी रिफाइनिंग होती है। मैं आपको अभी इसको पढ़ के दिखाता हूँ आपको मैं। Petroleum is a mixture of different compounds of hydrocarbons such as gasoline, a mixture of highly vaporizing petrol and naphtha, kerosene, diesel, lubricating oil, asphalt, bitumen, paraffin, wax, and others. Crude oil is refined in oil refineries by the process called frictional distillation. Components, fractions of crude oil have different boiling points, volatilites, and the vapors cool into liquid at different temperatures. Hence, fractional distillation is the process in which steam is passed through heated, steam is कहाँ था यार मैं, हाँ सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, है ना। हाँ, steam is passed through heated to 300 degrees Celsius vaporizing crude and its fractions are steamed to cool and separate out at different temperatures. See the outline picture of fractional distillation tower. The temperature in the fractionating towers remain high up to 300 degrees Celsius in the lower parts and low nearly 40 degrees Celsius in the upper parts. अब मैंने आपको पढ़ा दिया, अब बारी है समझाने की। तो अब जब हम पेट्रोलियम को छेड़छाड़ करते हैं तो हाइड्रोकार्बन के बहुत अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, है। अब अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे और अलग अलग हमें रिजल्ट देंगे, है ना। हाँ, तो अब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने की वजह से हमें अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि गैसोलीन जो हमारी गैस होती है ना। मिक्सचर ऑफ हाईली वेपोराइजिंग पेट्रोल एंड नैफ्टा, क्योंकि जब मिक्सचर करते हैं पेट्रोल और नैफ्टा का तो हमें मिलती है गैसोलीन, है ना। पेट्रोल मिलता है, नैफ्टा मिलता है, कैरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, एस्फाल्ट बल्कि बिटुमिन मिलता है। बिटुमिन मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, पढ़ लेना अच्छे से, है ना। पैराफिन मिलता है, पैराफिन वैक्स मतलब कि जो वैक्स होती है कुछ ऐसे टाइप का मिलता है ना। एंड अदर्स, है ना। आगे जो क्रूड ऑयल है वो रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनिंग बाय द प्रोसेस कॉल्ड, जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कंपोनेंट्स फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल हैव
डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हर चीज़ को निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, है ना। किसी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा 300 डिग्री सेल्सियस होंगे और किसी जगह पर कम से कम 300 डिग्री सेल्सियस होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे, बल्कि 400-500 तक डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा, है ना। तब जाके आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, है ना। और कुछ तो कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तक भी होते हैं जो अपर पार्ट्स होते हैं, है ना। अब आपको यहाँ पर सारा जो जो पेट्रोल ऑयल सब के बारे में अच्छे से बता रखा है, चलो बता देता हूँ मैं आपको, आसान रहेगा मेरा, है ना। Gasoline is a mixture of highly volatile gases like propane, butane, aviation petrol and ordinary petrol. Gasoline is a British name for petrol. अब जो पेट्रोल है ना उसको ब्रिटिशर्स जो थे ना वो बुलाते थे गैसोलीन नाम से, तो हमने भी गैसोलीन नाम से बुला दिया, है ना। गैसोलीन जो है ना मिक्सचर होता है हाईली वॉलेटाइल गैसेस। हाईली वॉलेटाइल क्या होता है, जो आग लगने के चांसेस में ज़्यादा होते हैं, है ना। तो गैसोलीन ऐसे गैसेस का मिक्सचर है जैसे कि प्रोपेन, बुटेन, एविएशन पेट्रोल एंड ऑर्डिनरी पेट्रोल, है ना। एविएशन पेट्रोल और ऑर्डिनरी पेट्रोल, है ना, अलग अलग टाइप के पेट्रोल है ना। अब आगे हमारा पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोल की भी गैस होती है भाई, चलो देखते हैं। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर्स एंड इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। दिमाग में घंटी बजी कि एलपीजी तो हमारी गैस सिलेंडर के अंदर होती है जी, हाँ जी। तो एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम उसको लिक्विफाई करते हैं प्रेशर देके तो फिर वो बन जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। क्योंकि पहले वो लिक्विड में होती है लेकिन तुरंत उसको वो जैसे ही एयर के साथ मिक्स होगी वो गैस में फॉर्म हो सकती है ऐसी। एलपीजी इज फिल्ड इन स्ट्रॉन्ग स्टील सिलेंडर्स एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। जो ये एलपीजी है ये फिल्ड होता है स्ट्रॉन्ग स्टील सिलेंडर्स में, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ताकि ये गैस लीक ना कर सके, है ना। एंड इज यूज एज अ फ्यूल, और ये कैसे यूज होती है फ्यूल की तरह पे। LPG is highly volatile and it turns into gas as soon as pressure is released. जैसे प्रेशर में इसको रिलीज किया जाएगा वैसे ये गैस में फॉर्म हो जाएगी। On turning the knob, LPG is 95% butane, और LPG में 95% बुटेन होता है, C4H10। ओके, बुटेन का केमिकल फार्मूला क्या है, C4H10 एंड पार्शली प्रोपेन एंड इज विदाउट एनी स्मेल। एलपीजी बिना किसी स्मेल की होती है ना। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे सिलेंडर में लेकिन जैसे गैस लीक हो रही होती है मम्मा कहती है सुन के बोलती है गैस तो लीक हो रही है ना, हाँ। तो फिर उनको कैसे पता चलता है, अब इसमें क्या किया जाता है, अब ये एलपीजी होती है गैसलेस मतलब कि स्मेललेस, है ना। तो फिर अब अगर अब कहीं लीक हो रही हो तो कहीं कुछ धमाका धुमका हो जाए, इसलिए हमें अलर्ट करने के लिए इसमें एक ऐसे इसमें एक फॉर्मूला डाला केमिकल डाला जाता है जिसकी वजह से इसके अंदर स्मेल आ जाती है, इसकी कोई स्मेल बन जाती है ना। फिर उसको डिटेक्ट करके मम्मा लोग बता देती हैं कि भाई कुछ लीक हो रही है गैस वैस, है ना। अब कौन सी गैस डाली जाती है, प्रोपेन इज विदाउट एनी स्मेल हैंस स्मेलिंग गैस डाली जाती है। एमिली मर्कैप्टन, याद रखना, एमाइल मर्कैप्टन is added to it so that leakage of gas from a cylinder can be easily detected, ताकि लीकेज ऑफ गैस डिटेक्ट की जा सके। आगे है नेफ्टलीन। नेफ्टलीन बॉल्स। ये नेफ्टलीन बॉल्स कौन सी बॉल्स होती हैं, पढ़ो आगे। इट इज़ द polymer of butane. It forms white crystalline solids at below 80 degrees Celsius. Naphthalene vaporizes in open air at room temperature. Naphthalene balls are used to keep woolen and cupboards free of moths. Naphthalene is used to make dyes and plastics. Naphthalene balls एक ऐसा मतलब कि सब टॉफी सी होती है, टॉफी ऐसी, है ना, खाने टॉफी समझ के। इट इज़ है ना, ये बनी होती है पॉलीमर, बुटेन के पॉलीमर से। पॉलीमर 3rd चैप्टर में जाओ देख लो मेरे, है ना। इट फॉर्म्स वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये वाइट कलर के क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल जैसा सॉलिड बना देती हैं 80 डिग्री सेल्सियस से बिलो, वरना ये भाप बन के उड़ जाएंगे। नेफ्टलीन वेपराइजेस, जैसे जैसे एयर में इसका कॉन्टैक्ट आते जाते वैसे वैसे वेपराइज करती है टाइम टू टाइम, है ना। अपने मम्मा को देखा होगा कि जब भी वो किसी पुराने कपड़े किसी बक्से में रख रही होंगी, उसकी बहुत टाइम के लिए रखना हो, तो वो उसके अंदर एक नेफ्टलीन बॉल डाल देती है ना, बक्से के अंदर या फिर कपड़े के अंदर लपेट के, है ना।
क्यों डालती है? जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है इनके अंदर से ऐसी खुशबू निकलती है जो कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं होती, है ना। इसलिए वो कि हम लोग नेफ्थलीन बॉल्स को अपने पास रखते हैं, ये पॉइजन का काम करते हैं कीड़ों के लिए, है ना। ये इसलिए रखी जाती है ताकि कोई भी ऐसे कीड़ा कूड़ा, मौत या फिर कुछ भी ऐसा कीड़ा ना आए हमारे कपड़ों के पास, है ना। और इससे कभी कभी डाइज और प्लास्टिक भी बनाए जाते हैं। आगे आता है हमारा लाइट ऑयल, है ना। लाइट ऑयल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, है ना, अ गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग. It includes xylene used in scientific laboratories for dehydration of plants and animals materials under study. है ना। जो लाइट ऑयल होता है ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है क्योंकि इसमें ये तो आग बहुत ज़्यादा तेज़ से लग सकती है। अ गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ये ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं यूज इन साइंटिफिक लेबोरेटरीज, है ना। तो फिर आगे आता है हमारा कैरोसिन. कैरोसिन इज यूज्ड एज फ्यूल इन स्टोव्स एंड फॉर लाइटनिंग लैंटर्न्स. इट गिव्स आउट स्मोक ऑन बर्निंग, हेंस इट इज अ पोल्यूटेंट. जो कैरोसिन है हमारा, ये कैरोसिन पेट्रोल की तरह ही होता है अपने, है ना। तो फिर ये किस काम आता है? जो आपको दिख रही है ना यहाँ लैंटर्न, इसको हम कहते हैं लैंटर्न, है, और लाइटेड लैंटर्न, है ना। इसके अंदर आग जलती है जब हम कैरोसिन डालते हैं इसके अंदर, तब, है ना। ये स्मोक निकालती है अपने अंदर से, इसलिए इसको एक पोल्यूटेंट माना जाता है. आ गया डीजल. डीजल ऑयल तो आप सब लोग जानते हो, है ना। डीजल ऑयल पर थोड़ा सा ज़्यादा, डीजल ऑयल क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा स्टिकी होता है, उसके अंदर कुछ ऐसा एक दो केमिकल होता है जिसकी वजह से वो इंजन को ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, इसलिए इसको ट्रक की इंजन में डाला जाता है ना। आपने सुना होगा कि डीजल वाली गाड़ी, पेट्रोल वाली गाड़ी, इलेक्ट्रिक कार, है ना, ऐसी ऐसी कार्स होती है, वैसे ही होता है ना। आ गया हैवी ऑयल. हैवी ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट टू लुब्रिकेट इंजन्स, मोटर्स एंड मशीन्स. लुब्रिकेंट मतलब कि उसको साफ करने वाला या फिर उसको बूस्ट करने वाला, ऐसा कुछ जो उसको ऐसे संभाल के रखे, है ना, उसको ज़्यादा हानि ना पहुँचाने दे, है ना, वैसा ऑयल, हैवी ऑयल उस काम आता है. आगे है हमारा पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स इज रिफाइंड टू वैसलाइन, being used as an ointment, as medicines and cosmetic. Raw paraffin is used for making wax, candles and grease. जो पैराफिन वैक्स होती है ये रिफाइंड वैसलीन आपने सुना होगा ना, कि वैसलीन कंपनी की एक ऐसे वैक्स ही होती है वो भी, है ना। वो कहते हैं लिप्स पे लगाओ, जोड़ों पे लगाओ ताकि आप ठंड से बचे रहो, ठंड में जो लगाते हैं वैसलीन लोग, है ना। हाँ, तो वो पैराफिन वैक्स होती है. इसको ऑइंटमेंट क्या होता है, जब आपको चोट लग जाए या फिर कुछ आपको आपके स्किन को कुछ हानि पहुंचे तो उस पर लगाई जाने वाली मेडिसिन जो उसको ठीक कर सकें, उनको हम ऑइंटमेंट कहते हैं, है ना। ये मेडिसिन और कॉस्मेटिक क्या होता है, जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कॉस्मेटिक कहते हैं, है ना. रॉ पैराफिन इज यूज फॉर मेकिंग वैक्स, कैंडल एंड ग्रीस. जो कच्ची पैराफिन होती है उसको पकाया नहीं जाता, है ना, उस पैराफिन से हमारी कैंडल्स बनती है ना. आगे आता है हमारा बिटुमेन. अ पार्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज नॉट इवेपोरेटेड बाय स्टीम. ये स्टीम से इवेपोरेट नहीं होता एंड इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ ब्लैक सॉलिड रेजिड्यू. और ये ब्लैक कलर का सॉलिड सा रेजिड्यू जैसे निकल जाता है इसकी रफेज, हम मान लो, है ना, विच इज थिक एंड स्टिकी. जो थिक होता है स्टिकी होता है ना. आगे हमारा नेचुरल गैस, जिसको मैं आज आपको नहीं पढ़ा सकता, सॉरी, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, समझ आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ आया तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो या फिर कोई टॉपिक आप चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में बना सकते हैं. तो टाटा. और हाँ, अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए मेरा, मतलब कि साइंस की बुक और एसएसटी की बुक का, फुटप्रिंट्स बुक का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. तो टाटा, बाय बाय, सी यू.